Now let's start solving comprehension B. It's our series disintegration जो हमें दिख रहा है. A giving you B, इसका D के कांस्टेंट है लैम्डा 1. B giving you C, इसका D के कांस्टेंट है लैम्डा 2. C giving you D, इसका D के कांस्टेंट है लैम्डा 3. लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 are D के कांस्टेंट. द प्रोसेस फॉलो द रूल फर्स्ट ऑर्डर डी के फॉलो होता है. वेयर n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट एनी टाइम. इफ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इज n नॉट, सेम फॉर ऑल a, b एंड c. इसके भी इनिशियली n नॉट है, इसके भी इनिशियली n नॉट है और इसके भी इनिशियली n नॉट है. इफ लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, मतलब यह रिएक्शन A giving you B would occur at faster rate, while B giving you C would occur at slower rate. And lambda 2 is less than lambda 3. और यह जो lambda 2 है, यह lambda 3 से भी कम है. मतलब A giving you B, ये फास्ट होएगा. B giving you C, ये धीमा होएगा. और C giving you D, ये फर्दर फास्ट होएगा. This is fast. This is also fast, while this would be a slow process. A giving you B, this would occur at faster rate क्योंकि lambda 1 ज्यादा है. B giving you C, ये slow होएगा. और lambda 2 is further less than lambda 3, मतलब C giving you D, ये भी फास्ट होएगा इससे. मतलब B giving you C हमेशा सबसे धीमा है. इन दोनों रिएक्शन की रेट अभी नहीं कमेंट की जा सकती. Choose the correct option. For B and C increases with time. For B and C decreases with time. B increases and C decreases. मैं कहूंगा C is correct option. पहले में C is correct option. B increases with time while C decreases with time. ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि A से B फास्ट रेट से मिल रहा है, जबकि B से C धीमे रेट से. दिस वुड बी ए स्लो प्रोसेस. सो विथ टाइम B वुड इंक्रीज इनिशियली, और C धीमे रेट से मिल रहा है मगर C D के फास्ट रेट से हो रहा है. सो विथ टाइम C वुड डिक्रीज इनिशियली. B इंक्रीज होएगा और C डिक्रीज होएगा. अब सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन जो है, इफ लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2, यदि लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 हो जाए, यदि लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा 2 हो जाए, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा. यह लैम्डा 1, यह लैम्डा 2. लैम्डा 1 लेस हो गया, मीन्स दिस इज स्लो एंड दिस बिकम फास्ट. एंड लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 3, मतलब ये भी फास्ट और यह स्लो हो गया. ये दोनों स्लो और ये फास्ट है. विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर विल गेट कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के बाद कौन सा न्यूक्लियर कांस्टेंट हो जाएगा. हम कहते हैं दिस B इन दैट केस वुड बिकम कांस्टेंट. A से B धीमे रेट से मिल रहा है मगर B से C फास्ट रेट से जा रहा है. सो इस केस में ओनली B. अब इधर भी एक होगा, सोचो कि B से C फास्ट रेट से मिल रहा है, धीमे रेट से जा रहा है, तो C तो बढ़ेगा. फिर भी हम कहते हैं ओनली B टाइप वुड बिकम कांस्टेंट, वुड बिकम कांस्टेंट. बस दो ही है आई थिंक इसमें. ये तो छोटा सा सवाल रहा. गुड, वेरी गुड. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. अब इसके बाद हम कॉम्प्रहेंशन सी करेंगे. प्लीज इसे ध्यान से देखिए. नाउ वी शैल डिस्कस कॉम्प्रहेंशन सी. सी डिस्कस करते हैं हम. कॉम्प्रहेंशन पहले ध्यान से पढ़ लें. द रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस इज गिवन बाय.
rate is equal to minus dn by dt is equal to lambda n. The standard thing where lambda is g के constant, n is the total number of nuclei left undecayed at time t. We have इसको सॉल्व करने पर यह जो आता है यह भी एक स्टैंडर्ड चीज रखी है, n is equal to n naught e to the power minus lambda t. All this thing is standard things. अब probability of any nuclei to decay in time 1 by lambda is given by first part. Probability of any nuclei to decay in time 1 by lambda. देखिए 1 by lambda में जितने कोई न्यूक्लियई डीके होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, तो मैं पहले प्रोबेबिलिटी के लिए फंक्शन लिखता हूं. दैट प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ इनिशियल न्यूक्लियई माइनस रिमेनिंग न्यूक्लियई अपॉन एन नॉट. दिस इज द एक्सप्रेशन. देयर इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियई दैट इज disintegrated and this is the initial number of nuclei. So this is the probability. So I'll write this as equal to n naught minus n naught e to the power minus lambda t upon n naught, or the probability is 1 minus e to the power minus lambda t. तो अब मैं पहले वाले का आंसर लिख देता हूं. उन्हें टाइम 1 by lambda कहा है, so that probability is 1 minus e to the power minus lambda into 1 by lambda. So that probability is 1 minus 1 by e, or that probability is e minus 1 upon e. This is the answer and the correct option is C. पहले वाले का C आंसर है. अब सेकेंड, the probability of radioactive disintegrate in time delta t depends on. कोई सा भी सब्सटेंस डेल्टा टी टाइम में डिसइंटीग्रेट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी. तो देखिए dn minus gn by dt equal to lambda n. Now probability that a nuclei would decay in dt time is minus of dn upon n, and this is lambda dt. So this probability is directly proportional to lambda. Hence the correct answer is C. Third option, third question. The probability of nuclei to decay in delta t time varies as. delta t time में वह वेरी करेगा. इसके लिए probability हमने ऑलरेडी लिख दी है. probability is minus dn upon n. This is equal to lambda of dt. So it varies with time as. Probability is directly proportional to t to the power 0. क्योंकि डेल्टा t से प्रोपोर्शनल है, t के प्रोपोर्शनल नहीं है वो. So t to the power 0. So the correct answer is B. The probability of nuclei to decay in time 0 to delta t would be given by, ये तो ऑलरेडी लिख दिया है. Probability is minus dn upon n, or dn upon n, this is lambda of delta t. So the correct answer is B. This probability is lambda into delta t. This is the correct answer. Probability पढ़ा हुआ होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी टर्म का मतलब पता होना चाहिए. उन्होंने पूछा कोई सा भी न्यूक्लियई किसी टाइम में डीके हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं इनिशियली एन नॉट न्यूक्लियई, टी टाइम के बाद एन न्यूक्लियई बचे तो इतने डीके हुए टोटल इतने में. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यूक्लियई वुड डीके इन टी टाइम. एन की जगह एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, एन नॉट कट गया 1 माइनस ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, और फिर t की जगह 1 by lambda 1 minus 1 by e. So this is the probability that the nuclei would decay in 1 by lambda time. फिर उन्होंने पूछा कि t टाइम के बाद डेल्टा t टाइम में वो डीके होएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो dn by dt इक्वल टू लैम्डा है. डीके होने की किसी भी टाइम dt में डीके होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज gn by n. dn is number of nuclei disintegrated out of n. So this is the probability lambda dt. This is directly proportional to lambda. P is directly proportional to lambda. और फिर
P is directly proportional to t to the power 0 and this is the exact expression. डेल्टा t टाइम में वह d के होगा. अब हम d कॉम्प्रहेंशन करेंगे, पहले इसे देख लीजिए. अब आप now let's discuss comprehension D. Tritium is an isotope of hydrogen combined with fluorine to form weak acid TF. इसका TF weak acid which ionize to give T positive ion and fluoride ion. Tritium is radioactive as beta emitter. Tritium beta emitter है. A freshly prepared dilute aqueous solution of TF has PT. PT है, जैसे pH होता है ऐसे PT है 1.7 and it freezes at, इसका डेल्टा TF है -0.372 degree centigrade. 600 ml of freshly prepared solution were allowed to stand for 28 hours. Ionization constant of TF. अब देखिए, सबसे पहले इसके जो भी कुछ कंसंट्रेशन है C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा. सो C अल्फा टोटल कंसंट्रेशन इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज C इंटू 1 प्लस अल्फा. तीनों को ऐड कर दिया और हम अच्छी तरह से जानते हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. तो डेल्टा TF की जगह लिख दूंगा 0.372. KF हमें दे रखा है, KF इज 1.86 जनरली दिया हुआ होता है जहां भी है, और मोलालिटी की जगह C इंटू 1 प्लस अल्फा कर दूंगा. C अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी है, C अल्फा इज 10 टू द पावर -1.7. तो इधर मैं लिख दूंगा 0.372 इज इक्वल टू 1.86 इनटू C प्लस C अल्फा की जगह 10 टू द पावर -1.7 और इसे सॉल्व करने पर मुझे C मिल जाएगा. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द TF. अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इधर से मुझे फिर अल्फा मिल जाएगा. जब C मिल गया तो इधर C सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इधर से मुझे अल्फा मिल जाएगा और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फिर इस तरह से मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर C बाय 1 माइनस अल्फा. इस तरह से मुझे आयोनाइजेशन कांस्टेंट मिल जाएगा. सॉल्व करके एक बार देखना पड़ेगा. अब दिस इज पार्ट 1. यह तो इस प्रॉब्लम का पार्ट 1 है जिसमें सॉल्यूशन का कंसेप्ट आया. डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी. KF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और मोलालिटी की जगह हमने यह सब्स्टिट्यूट करा C इंटू 1 प्लस अल्फा. ये कंसेप्ट सीखने के लिए सॉल्यूशन चैप्टर जरूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना. और इस तरह से C अल्फा ये जो PT है, दिस इज इधर से आ गया T कंसंट्रेशन इज 10 टू पावर -1.7, तो C अल्फा कंसंट्रेशन 10 टू पावर -1.7 हो गया. अब अमाउंट लेफ्ट इन 24.8 ईयर्स. अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रीटियम का जो अमाउंट होएगा, मोल्स ऑफ ट्रीटियम, मोल्स ऑफ T3 वुड बी concentration into volume in liters. Concentration into volume in liters. This is the moles. Initial moles. Concentration C निकाल लिया है और volume in liters दे रखा है 600 ml. तो concentration into volume in liters. या initial moles हुए और amount left after 1 half life. Moles of T3 after T half would be half of this. इसका ठीक आधा रह जाएगा. This is second part. यह जो है सेकेंड पार्ट हुआ.
And then the third part is charge carried by beta particles by the tritium. अब देखिए, इस दौरान बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कैरी करेंगे. हम कहते हैं हाफ लाइफ में इतने ही मोल्स डीके होंगे, मतलब इतने ही मोल्स बीटा पार्टिकल के पास करेंगे, मतलब इतने ही फैराडेज. सो चार्ज कैरीड बाय देम इज इनटू 96500 और दिस मच फैराडेज, इतने ही फैराडेज मैं कहूंगा. द आंसर टू सेकेंड एंड थर्ड प्रॉब्लम वुड रिमेन सेम. सेकेंड प्रॉब्लम में हम जो मोल्स लिखेंगे, थर्ड प्रॉब्लम में हम उतने ही फैराडेज लिख देंगे. वन हाफ लाइफ में आधा बचेगा, आधा डीके होएगा, इतना ही मोल्स वन हाफ लाइफ में डीके होएगा, और एक मोल ट्रीटियम से एक मोल बीटा पार्टिकल मिलेंगे, मतलब इतने ही मोल्स बीटा पार्टिकल के वहां पर एमिट होंगे, और इतने मोल्स बीटा पार्टिकल के एमिट हुए तो एक मोल से एक फैराडे होता है, इतने मोल से इतने ही फैराडे करंट पास होगा. You need to solve it, get the answer. Now let's move on to comprehension E. Now comprehension E हम सॉल्व करना सीखते हैं. 1 ग्राम एटम ऑफ रेडियम 226. ये तो वही वाला सवाल दिख रहा है मुझको जो हमने अभी भी ऑब्जेक्टिव में सीखा भी है. 1 ग्राम atom of radium 226 is placed in a evacuated tube of 5 liter volume. 5 liter वॉल्यूम में यहां रखा हुआ है. Assuming that each radium nuclei is alpha emitter. Alpha emitter means हीलियम देता है. And all content, इसके साथ में यह रेडॉन देता है. यह रेडॉन देता है 222 82. This is 86. Sorry, this is 84. Alpha emitter and all content is present in tube. Half life of this, half life is 1600 years. Volume occupied by undecayed radium is negligible. Radium solid है, ये जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. टोटल मोल्स ऑफ गैस आर, टोटल मोल्स ऑफ गैस आर आफ्टर एट द एंड ऑफ 800 ईयर्स की बात कर रहे हैं वह. एट द एंड ऑफ 800 ईयर्स, व्हेन t इक्वल टू 800 ईयर्स, दैट इज हाफ ऑफ 1600 और दैट इज हाफ ऑफ हाफ लाइफ. इस समय पर n is always equal to n naught by 2 to the power half, or this is 1 by n naught by root 2, or that is 0.7 of n naught. यह चीज हमने सीख रखी है. So after this time we will be left with 0.7 gram atom of radon, 0.3 moles of helium and 0.3 moles of radon. So the total number of moles, जो A आंसर है फर्स्ट, the total moles of gas would be 0.3 moles of helium plus 0.3 moles of radon. The total moles of gas is 0.6 moles. Hence the correct answer is 0.586 moles. This is the closest answer. Second में उन्होंने पूछा है the total pressure of helium and radon at the end of 800. तो टोटल प्रेशर के लिए PV इक्वल टू nRT लगा दूंगा मैं. PV इक्वल टू nRT. प्रेशर मुझे निकालना है, वॉल्यूम 5 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स में लिख दूंगा 0.6, R की जगह 0.0821, and temperature they had given it to be 300. So this pressure would be equal to 8.21 into
0.6/5. 8.21 into 0.6/5. So this would be roughly equal to, देख लीजिए कितना दिख रहा है, I think 1.4. 8.21 into 0.6 means 0.8 into 6, 4.8. 4.8 divided by 5 means 4.8 divided 4.8 9.6 0.96 something. अब partial pressure, let me calculate it for you. I think I have got calculator here. The answer is 8.21 into 0.6 divided by 5 is equal to this. So 0.96 something. इधर मुझको कोई सही मैच करता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है? Total pressure of helium and radon at the end of 800 years. 800 years is half of half life. बिल्कुल सही है. तो इसके 0.7, इसके 0.3, 0.3, 0.6 मोल्स होंगे. PV volume is 5 liters. PV equal to nRT. 0.96 एटमॉस्फेयर ही दिख रहा है. मैं एक बार आंसर भी देख लेता हूं, थोड़ी चोरी कर लेता हूं. सी, बी, बी तो ठीक है. 2A, 2 का A 2.87. एक बार बस कैलकुलेट कर लीजिए इसको आई थिंक. और फिर थर्ड का सी होएगा क्या? थर्ड का सी, जस्ट चेक इट. PV is equal to nRT. nRT temperature is given to be this 0.96. एक बार चेक कीजिए. और थर्ड का जो आंसर होगा, मुझे तो प्रेशर आ रहा है 0.96 एटमॉस्फेयर, और थर्ड में पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इन दैट केस आएगा 0.48 एटमॉस्फेयर समथिंग. प्लीज एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लो. लेट मी मूव ऑन टू comprehension F now. Now let's discuss and finish the last comprehension, in fact the last doubt, and that would be the finish of this chapter. इसी के साथ इस चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश डिक्लेयर कर दूंगा. C14 is used to determine the age of organic material. यह चीज हमने समझ रखी है. नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन इंसिडेंट होता है, C14 बनता है. इट्स एब्जॉर्ब बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट C14 डीके इनटू नाइट्रोजन बाय एमिटिंग अ बीटा पार्टिकल. ये सारी बात हमने समझ रखी है. हाफ लाइफ ऑफ C14 इज 5770 इयर्स. डीके कांस्टेंट, ये सारी चीज वही सारी कहानी है जो मैंने लेक्चर में ऑलरेडी समझा रखी है, वही उन्होंने लिख रखी है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? मैं तो सीधा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्कुलेशन ऑफ C14 फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज हाई, सो कार्बन कंटेंट इज कांस्टेंट इन organism. In living organism circulation of C14 from atmosphere is high, so carbon content is constant. नहीं, ये नहीं कह सकते. Carbon dating can be used to find out age of earth crust and rock. नहीं, ये भी नहीं. Age of earth crust और rock ये तो लाखों करोड़ों अरबों सालों में होते हैं, इसको कार्बन डेटिंग से डिटरमाइन नहीं कर सकते. रेडियोएक्टिव एब्जॉर्प्शन due to cosmic radiation is equal to the rate of radioactive decay, hence the carbon content remain constant in living organism. This is a correct option. हम कहते हैं radioactive absorption due to cosmic radiation is equal to the radioactive decay, hence carbon content remain constant. C is correct option. Carbon dating cannot be used to determine concentration of C14 in dead beings. ये भी गलत है. मैं कहता हूं फर्स्ट का C ऑप्शन ही सही है, वही मोस्ट लॉजिकल है. हम कहते हैं कि जिस रेट से कॉस्मिक रेस
एब्जॉर्ब हो रही हैं और जिस रेट से कार्बन C14 अपर एटमॉस्फेयर में बन रहा है उसी रेट से C14 अर्थ पर डीके होता है, इस वजह से वह कांस्टेंट है। देन सेकेंड, व्हाट शुड बी एज ऑफ फॉसिल फॉर मीनिंगफुल डिटरमिनेशन ऑफ इट्स एज। यदि हम कार्बन डेटिंग के द्वारा मीनिंगफुल एज डिटरमाइन करना चाहते हैं देन इट्स एज मस्ट बी नियरली 6000 ईयर्स। 6 साल काफी कम हो जाता है और 60,000 साल बहुत ज्यादा हो जाता है। 6000 साल सही आंसर है। 6000 ईयर्स इज नियरली इक्वल टू हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के रेंज में यदि किसी फॉसिल की एज है तो बहुत एक्यूरेटली डिटरमाइन हो पाती है। एंड थर्ड, इट्स कंपेरेबल टू हाफ लाइफ। The nuclear explosion had taken place leading to increase in concentration of C14 in nearby area. C14 concentration is C1 in nearby area and C2 in area far away. The age of fossil is determined to be T1 and T2 at the place respectively. The age of fossil will increase at the place where explosion had taken place. The age of fossil would decrease. The age of fossil will determined to be same. अब देखिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ उससे C14 का कंसंट्रेशन बढ़ गया। नियर बाय जहां एक्सप्लोजन हुआ वहां C14 का कंसंट्रेशन बढ़ गया और C14 कंसंट्रेशन इज C1 इन नियर बाय एरिया एंड C2 इन एरिया अवे। द एज ऑफ फॉसिल डिटरमाइंड टू बी T1 एंड T2 एट द प्लेस। देखिए जहां कंसंट्रेशन C1 है वहां पर T1 होता है, जहां कंसंट्रेशन C2 है वहां T2 होता है एंड C1 इज ग्रेटर देन C2। तो हम कहेंगे जहां C1 का कंसंट्रेशन आपको ज्यादा दिख रहा है वहां पर एज कम दिखाई देगी। T1 would be less than T2. T1 would be less than T2। जहां C14 का कंसंट्रेशन अधिक हो गया है तो वहां पर उसकी फॉसिल की एज कम दिखने लगेगी। तो T1 would be less than T2। अब हम देख लेते हैं T1 would be less than T2 कहां दिख रहा है। द एज ऑफ फॉसिल विल इंक्रीज एट द प्लेस वेयर एक्सप्लोजन टेक प्लेस। द एज ऑफ फॉसिल विल डिक्रीज। द एज ऑफ फॉसिल विल डिक्रीज। सो B इज द करेक्ट आंसर। B इज द करेक्ट आंसर। एज ऑफ fossil decreases near इनफैक्ट इधर हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड एज। इधर मैं कैलकुलेटेड लिखना चाहूंगा। कैलकुलेटेड एज ऑफ फॉसिल डिक्रीजेस नियर एक्सप्लोजन। जहां एक्सप्लोजन हुआ है और जहां C14 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है वहां पर फॉसिल की एज कैलकुलेट करने पर कम। नाउ विद दैट आई डिक्लेयर द फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। इसी के साथ मैं इस चैप्टर का फिनिश डिक्लेयर करता हूं। मैंने सारे डाउट्स डिस्कस करा दिए। जिन जिन ने पूछा उनके सारे डाउट डिस्कस हुए हैं। अभी भी जो लोग नहीं कर पाए पैकेज को अब आप करें। ढेर सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने डिस्कस्ड है एंड नाउ वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ अवर सिलेबस। हमने अब ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट ही कर लिया है। यह लास्ट चैप्टर था फिजिक्स का। अब हम IIT JEE के लिए फाइनल रिवीजन पोर्शन स्टार्ट कर देते हैं। रिवीजन के लिए दी हुई शीट्स को सॉल्व करें और अब हम उनके डाउट्स डिस्कस करेंगे। गुड बाय, गुड डे, ऑल द बेस्ट।